Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री का एक बहुत ही जानदार शानदार किस्म का टॉपिक है। आइए हम देखते हैं कि क्या डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन का मतलब क्या है? किसी भी फंक्शन को हम नॉर्मलाइज्ड कब कहेंगे, हम कब कहेंगे कि ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो गया, ये सारी चीजें सारी बातें आज हम करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू ए साइंटिस्ट जिसका नाम था बोर्न, BORN, साइंटिस्ट का नाम है, उसने कहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय psi स्टार in a वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz। फर्ज कीजिए कि ये वॉल्यूम एलिमेंट है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, dx dy dz। इसमें किसी पार्टिकल के पाए जाने के चांस को, किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हम जाहिर करते हैं psi स्टेरिक। ये कहना था साइंटिस्ट बोर्न कहा। तो इफ द प्रोबेबिलिटी फॉर ए पार्टिकल having a wave function psi has to be calculated, हमने कैलकुलेट करने हो कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहाँ कैलकुलेट करनी हो? जहां पार्टिकल के पाए जाने का चांस है। हम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को कहाँ कैलकुलेट करेंगे? जहां पार्टिकल के पाए जाने का चांस है। फॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर ए पार्टिकल हैविंग ए वेव फंक्शन psi has to be calculated, evaluated over the entire space in which the particle exists. Then the maximum probability क्या होगी? या तो 1 होगी या फिर 100% होगी। एक ही बात है, या 1 कहें या 100%। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी किसी पार्टिकल की जिसका वेव फंक्शन psi है। मैथमेटिकली इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली इट कैन बी स्टेटेड एज इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी psi स्टार dx dy dz इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? ये जो हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को हम जाहिर करते हैं psi स्टार से, और किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी इंटायर स्पेस में हो सकती है 1। वो इंटायर स्पेस कौन सी होगी? वो इंटायर स्पेस है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये इंटायर स्पेस है। इस स्पेस के अंदर किसी पार्टिकल जिसका वेव फंक्शन psi है उसकी पाई जाने के चांसेस 1, मैक्सिमम 1 है। हमने लिख दिया। इसको हम यूं भी कह सकते हैं dx dy dz। ये कहलाता है वॉल्यूम एलिमेंट। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, TOW, टाउ सिंबल ये होता है। तो dx dy dz इसको हम बोल देते होते हैं d टाउ। तो इसकी जगह पे हम d टाउ लिख देंगे और ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। आगे चलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ये हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी है जिसका पहले भी जिक्र किया। अब इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये बात कहेंगे कि when the integral, ये वाला इंटेग्रल, when the integral of a wave function psi times its complex conjugate psi star over the entire available space minus infinity to plus infinity is unity, then wave function is said to be normalized, and this condition is known as नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन का क्या मतलब है? व्हेन द इंटीग्रल ऑफ ए वेव फंक्शन psi, व्हेन द इंटीग्रल ऑफ ए वेव फंक्शन psi टाइम्स इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट psi स्टार, यानी कि जब psi और psi स्टार पे इंटीग्रल लगाएं, ऑल द अवेलेबल स्पेस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये बराबर हो 1 के, तो हम इस वेव फंक्शन को कहेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, और इस कंडीशन को कहेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। अब
लिमिट्स की बात करें, द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी है और अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी है। इसका मतलब है ऑल द अवेलेबल स्पेस टू पार्टिकल द इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी, द इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी, क्योंकि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो है उस अवेलेबल स्पेस में, इसलिए अब ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल है ही नहीं, उस अवेलेबल स्पेस में पार्टिकल के कहीं ना कहीं होने का चांस है, 100% है, इसलिए इसको हमने यूनिटी कहा। द इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी सिंस पार्टिकल मस्ट एग्जिस्ट समवेयर इन दैट इंटरवल ऑफ स्पेस। तो फॉर 1D, एक डी वन डायमेंशनल के लिए हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन 1 को, dx में लिख देंगे, हमने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अज्यूम कीजिए हमारे पास वैल्यू है वेव फंक्शन की साइन पाई एक्स बाय 2, वेव फंक्शन साई की वैल्यू है साइन पाई एक्स बाय 2। अगर हमारे पास जो रीजन जिसमें हमने पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी देखनी है वो रीजन x0 से हो x1 से, यानी कि लोअर लिमिट हमारे पास हो 0 और अपर लिमिट हमारे पास हो 1, 0 से 1 तक के रीजन में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल को देखना है। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन इज कैरिड आउट एज वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, हम माइनस इन्फिनिटी की जगह पे 0 पुट कर देंगे, प्लस इन्फिनिटी की जगह पे 1 पुट कर देंगे, बाकी सब चीजें वैसे की वैसी। लेट अस अज्यूम दैट साई इज मल्टीप्लाइड बाय साई सम कांस्टेंट n, जो हमारा साई है वो बराबर है हमारा साई, फर्ज कीजिए कि किसी कांस्टेंट जिसको हमने n कहा और फिर साई, इसको इक्वेशन 4 कह दें। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट कर दें, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जस्ट साई की जगह पे n साई लिख दें और साई स्टेरिक की जगह पे n साई स्टेरिक लिख दें, लिख दिया। n स्क्वायर हो गया, साई स्टेरिक साथ में लिख दिया। साई की वैल्यू क्या है, साइन पाई एक्स बाय 2, साई स्टेरिक की भी यही वैल्यू है, इस स्टेरिक के आ जाने से वेव फंक्शन पे कोई असर नहीं होता, तो साइन पाई एक्स बाय 2 इसकी भी वैल्यू, जस्ट वैल्यूज पुट कर दी। साइन 2 बार हो गया साइन, तो साइन स्क्वायर कर दिया, एन चूंकि कांस्टेंट था, एन स्क्वायर तो बाहर लेके इंटीग्रल के, और बाकी चीजें वैसे की वैसे लिख दी। अब हमारे पास इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं, हम उनमें से एक मेथड यूज करेंगे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का। अब हमको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं। हम मैथमेटिकली हम जानते हैं कि ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इस वैल्यू में हम पाई बाय 2 को थीटा के इक्वल सपोज कर लें, पाई एक्स बाय 2 को थीटा के इक्वल सपोज कर लें, यानी कह दें कि थीटा बराबर है पाई एक्स बाय 2, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करें, ओपन करें। अब साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय 2 हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो इसको जब पुट किया तो कैसे हो गया, एन स्क्वायर 0 से 1 अपर लिमिट वैसे का वैसे ही। अब देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या था, पाई एक्स बाय 2, थीटा की वैल्यू पाई एक्स बाय 2 लिख दी, dx1 पुट कर दिया। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर ले जाए, n/2 ब्रैकेट पुट कर दें। अब जो ये वाला 1 है, इस 1 पे इंटीग्रल को अप्लाई करें 0 to 1, इस इंटीग्रल पे अप्लाई किया माइनस, फिर इंटीग्रल को अप्लाई किया 0 to 1 cos 2 पाई x बाय 2 dx इज इक्वल टू 1। अब जस्ट इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। जस्ट इंटीग्रल को हम सॉल्व कर रहे हैं, आप खुद उसकी पहले प्रैक्टिस करके देखें, फिर इसके साथ कंपेयर कर लें। मैंने इस इक्वेशन को दोबारा लिख दिया, 1 का इंटीग्रल होता है x, जैसा कि 1 का इंटीग्रल होता है x लिख दिया, उसकी लिमिट 0 से 1 पुट कर दी। cos का इंटीग्रल क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ cos थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो sin थीटा लिख दिया। और थीटा की जो वैल्यू थी वो थी पाई
सॉरी जो थीटा की वैल्यू थी वो थी पाई एक्स, तो उसका जब मैंने साथ में डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स लिया तो उससे आ गया पाई, तो मैंने वो पाई लिख दिया। ठीक, अगर आपको ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना आ रहा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको अलग से एक लेक्चर इस पे बना दूंगा कि कैसे इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो ठीक हो गया, लिमिट पुट कर दी 0 से 1 तक, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी ये पाई स्क्वायर हो गया, जस्ट लिमिट पुट की, एक्स में लिमिट पुट की 1, फिर माइनस साइन, एक्स में लिमिट पुट की 0। अब यहां से आप कैलकुलेटर में ये पुट करके देखें, ये आंसर इसका 0 आएगा। साइन का पाई की वैल्यू आप ले लीजिए 180, तो आंसर इसका पुट करें तो यहां से भी 0 आएगा, तो इससे आंसर 0 आया, यानी कि ये हमारे पास सिर्फ ये आ गया। तो यहां से 2 तो उस तरफ चला गया, n हमारे पास आ गया √2, ये वैल्यू आ गई, n हमारे पास आ गया √2। हमने ये अज्यूम किया था कि पाई था सम कांस्टेंट n इनटू साई x इज इक्वल टू बराबर साई x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट n और साई की वैल्यू थी हमारे पास, वो पुट की, n की जगह उसकी पुट की, ये करेक्टली नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया। नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन का बुनियादी तौर पे मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे पास, हम इसको समराइज कर लेते हैं, मतलब ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस जहां पार्टिकल के होने के चांस हैं वो है 0 to 1, और हर पार्टिकल के साथ एक एसोसिएटेड वेव होती है जिसका एक वेव फंक्शन होता है, उसका वेव फंक्शन है साई। और साई बोर कहता है कि किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को जाहिर करने के लिए आप साई यूज करें और उसके साथ उसका साई स्टेरिक जो है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है वो यूज करें, वो हमने यूज किया। और जिस जगह पार्टिकल अवेलेबल होगा वो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, अगर एक्स डायमेंशन में है तो dx कह दें, ये चीज हमेशा बराबर होगी किसके? होनी चाहिए बराबर 1 के। ये कहलाता है नॉर्मलाइजेशन, ये चीज कहलाती है नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल। इसको 1 के बराबर हमने क्यों किया? सवाल 1 के बराबर इसलिए किया कि पार्टिकल 0 से लेकर 1, ये हमारे पास स्पेस है जो कि हो सकती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक भी हो सकती है। हमारी जो स्पेस ऑफ इंटरेस्ट थी, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल था, वो 0 से 1 तक, ये अवेलेबल स्पेस है। अब पार्टिकल इस अवेलेबल स्पेस में कहीं ना कहीं तो होगा, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल नहीं होगा। इस अवेलेबल स्पेस में कहीं ना कहीं पार्टिकल के होने के चांस हैं और वो 100% हैं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसीलिए हम इसको 1 के बराबर करते हैं। यानी 0 से 1 ये वो जगह है जहां पार्टिकल होने के चांस हैं, प्रोबेबिलिटी है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को जाहिर करते हैं साई स्टेरिक से, ये हमने लिख दिया और ये बराबर है 1। ये चीज कहलाती है नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन। तो जी हाँ, ये आज का हमारा टॉपिक था, हमने इस पर डिस्कस किया। आपको कोई भी मसला हो, खसूसन कोई इंटीग्रल सॉल्व करने में, कोई मैथमेटिकल स्टेप इसमें से ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।